जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। कपिल कुमार, संजय कुमार, रूबी चौधरी, लक्ष्मी, सुमित, नीलेश कुमार, सुदेश चौधरी, प्रियंका, नेहा गौतम, कपिल कुमार, सचिन, प्रेरणा लाकौर, अखिलेश यादव, सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है और एकदम दिल से स्वागत है। प्यारे बच्चे, हम पढ़ रहे थे धार्मिक सुधार आंदोलन को और साथ में आज हम एक टॉपिक और ख़त्म कर रहे होंगे जिसका नाम है बंगाल विभाजन। क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारी बातें हम लोग बताएंगे आप लोगों को। और आज ही आपका जो ये परिवार है, ये 45 लाख सदस्यों का परिवार हो चुका है, 45 lakhs। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं भैया। आज का टॉपिक शुरू होगा हमारा, कल से आगे कंटिन्यू करेंगे, राजा राम मोहन राय। और फिर इसी में आगे मैंने बताया था थियोसॉफिकल को भी हम आज ही पढ़ रहे होंगे। मैं एकदम ठीक हूँ दोस्त, बहुत बढ़िया। चलो, तो राजा राम मोहन राय, आप लोगों को ये जानना चाहिए कि राजा राम मोहन राय भारत में पैदा हुए वो सितारे हैं जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी। एक शब्द यूज होता है अंग्रेजी में, रेनेशा। रेनेसा मतलब द फादर ऑफ रेनेशा कौन है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता कौन है, वो आपके कौन है, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सोते हुए भारत को जगाया। सोता हुआ भारत कैसे भैया, यानी हमारे यहाँ जो भी कुरीतियां थी, जैसे सबसे बड़ी कुरीति थी आपका क्या कहेंगे आप लोग, कहेंगे भैया सती प्रथा थी। इन्होंने ही मुक्ति दिलाई सती प्रथा से। बहुत क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और प्यारे बच्चे, आपको याद रखना चाहिए, यही थे भारत में जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के लिए लोगों को बोला कि उन्हें अंग्रेजी शिक्षा की तरफ जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए अंग्रेजी शिक्षा की तरफ? तो इन्होंने कहा कि एक बार इन्होंने एक पत्र लिखा था बेंटिक को। तो इन्होंने अपने पत्र में कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि भारत जो है ये पिछड़ा रहे, तो संस्कृत शिक्षा की तरफ आप जोर देंगे। क्योंकि संस्कृत क्या है, एक बहुत टेक्निकल और बहुत कठिन भाषा है। तो बोले उससे सारे लोग ना तो समझ पाएंगे, और अगर समझ भी पाएंगे तो डिलीवर नहीं हो पाएगी, वैश्विक नहीं बन पाएगी। अंग्रेजी भाषा जो वैश्विक बनेगी तो वो लोगों को सहायक होगी आगे बढ़ने। तो इन्होंने बोला ठीक है, अंग्रेजी की कवायद भी इन्होंने की। ध्यान से देख लेना प्यारे बच्चे। तो धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत, या अग्रदूत का मतलब जो आगे लेकर के आए उसको, जो उसके नेता बने, लीडर बने, वो कौन है? वो राजा राम मोहन राय हैं। आधुनिक भारत के निर्माता किसको कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण के जनक, पुनर्जागरण मतलब फिर से जागना। भारत जो बीच में सो गया वो फिर से जागा, तो उसको पुनर्जागृत किसने किया, फिर से जगाया किसने? राजा राम मोहन राय ने। भारतीय पत्रकारिता के जनक कौन है? तो इन्होंने जो भी अखबार, अपने अखबार निकाले, मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, उनके बारे में भी आप जानेंगे। ठीक है। भारतीय नवयुग का सितारा, नवयुग मतलब एक नया एरा आया, उसका जो स्टार बन करके उभरा वो कौन उभरे? वो राजा राम मोहन राय जी उभरे। अतीति और आपका आधुनिक युग के मध्य का सेतु, यानी नया वाला आपका पीरियड, और अतीति मतलब पास्ट, पास्ट और प्रेजेंट के बीच का जो सेतु बना वो कौन बना? वो कहते हैं हम राजा राम मोहन राय जी बने। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो भी फटाफट से। भैया सती प्रथा तो ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने खत्म की थी। किसने बताया? उपेंद्र आनंद जी आपको। ये विधवा विवाह के लिए कार्य किया था उन्होंने। ठीक है, एक बार नोट कर लेंगे बड़े ध्यान से। तो क्या बोलेंगे? धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत राजा राम मोहन राय हैं। जन्म कब हुआ था इनका? जन्म हुआ था इनका 1772 में, 1772 में। और प्यारे बच्चे, कहाँ इनका जन्म हुआ? बंगाल में इनका जन्म हुआ था। क्या बोलेंगे? बंगाल में इनका जन्म हुआ। और 1833, 83 नहीं है, 33 है, 83 नहीं है भैया जी, 1833 है। 1833 में इनकी ब्रिस्टल इंग्लैंड में मृत्यु हो गई थी। कहाँ? ब्रिस्टल। ब्रिस्टल कहाँ पड़ता है ये? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्या हो गई थी? इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, 1833 में। कोई दिक्कत? आराम से नोट करें, कोई परेशानी भाई? बहुत बढ़िया, चलो आगे चलेंगे। हम सब करते रहा करो जब आप लिख लेते हैं। अच्छा, इनके बारे में बात करते हैं तो 1809 से 14 तक इन्होंने किस में काम किया आपका? 1809 से लेकर के 14 तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया। किसके लिए काम किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इन्होंने काम किया। और ईस्ट इंडिया कंपनी में पहले ये काम करते रहे, लेकिन 1814 में इन्होंने बोला कि मैं अभी अपने देश की जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उनको दूर करने के काम करूँगा। और 1814 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करना छोड़ दिया। ठीक है, अच्छा।
1809 में एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, कौन सी? तुहफात उल मुहावुद्दीन लिखी। इसके लिए? एकेश्वरवाद के लिए। एकेश्वरवाद क्या होता है भैया? एक ईश्वर में जब आप अपना आस्था रखते हैं, यही क्या होता है? एकेश्वरवाद होता है, सिर्फ एक ही ईश्वर में। बहुत बढ़िया। हाँ, थोड़ा तेज लिखा करो। क्या नाम है इनकी पुस्तक का? तुहफात उल मुआविदीन। तुहफात उल मुआहिदीन। कोई दिक्कत? बोलो भैया फटाफट से। हाँ, इनका सच फोटो है। 1815 में जब इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी छोड़ने के बाद में क्या बनाते हैं? एक सभा बनाते हैं, आत्मीय सभा। लोगों को जोड़ना शुरू किया, मैसेज देना शुरू किया लोगों को। और वो भारत जो ईसाइयत की तरफ उस समय बढ़ रहा था, बंगाल में मैंने आपको बताया था, अंग्रेज हर हथकंडे का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि यहाँ के हिंदू लोगों को ईसाई बनाया जा सके। हमारे धर्म की बुराइयां गिनवा रहे थे और अपने धर्म की अच्छाइयां लोगों को बता रहे थे। लेकिन राजा राम मोहन राय जी ने लोगों को प्रेरित किया और बताया इस धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। और लोगों को क्या किया? संगठित किया, तो आत्मीय सभा बनाई। और यही सभा बाद में ब्रह्म सभा बनी। क्या बनेंगे? यही से क्या बनी आपका? यही आगे चल करके फिर ब्रह्म समाज 1828 में बनी। ठीक है। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने की। हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और याद रख लेना, यहां इनके साथ में कौन थे? डेविड हेयर के सहयोग से। कौन था इनके साथ में? था एक व्यक्ति, डेविड हेयर। डेविड हेयर, डेविड हेयर सहयोगी लिख लेना आप लोग, ऐसे आपको ये याद रहेगा। डेविड हेयर कौन थे? इनके सहयोगी थे। हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। कहाँ हुई? अच्छा, लिखा हुआ है, सॉरी, लिखा हुआ है उसमें पहले से ही। संस्थापक कौन थे? ये डेविड हेयर थे। और ये कहाँ बना था? हिंदू कॉलेज आपका कलकत्ता में बना था। कहाँ बना था? कलकत्ता में बना था। प्रयास इसके लिए सबसे पहले किसने किया? राजा राम मोहन राय जी ने, और साथ में राधाकांत देव, जो बंगाल के एक समाज सुधारक रहे हैं, राधाकांत देव। ठीक है। शांति जी पूछ रही है बाल विवाह को पूर्णतः क्यों समाप्त नहीं किया? नहीं, कोई भी सोचेगा। आप सब लोगों से कितने लोगों ने मैसेज किया कि भाई जाति व्यवस्था जो ये बनाई गई है, ऊंच नीच का जो भेदभाव है, खत्म होना चाहिए, लेकिन लोग नहीं करते हैं। वो लोगों पर निर्भर करता है, खुद लोगों पर। वो हमारा देश की जनता जो है, जो अवाम है, जो लोग हैं, इन पर निर्भर करता है। उन्होंने नियम बनाए, सब लोगों को इसे अपनाना चाहिए। ठीक है। क्या बोलेंगे? प्रयास किसने किया था हिंदू कॉलेज के लिए? राजा राम मोहन राय जी ने, और साथ में राधाकांत देव ने। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। 1820 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एक पुस्तक लिखी इन्होंने, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, और ये नाम है न्यू टेस्टामेंट। शाखा की कमियां लिखी। इन्होंने बोला कि जिस जिस आप ईसाई धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, उस ईसाई धर्म की कमियां इन्होंने गिनवाई। बोले कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो आपका परिपूर्ण हो, कहीं ना कुछ कमियां हैं। अगर कहीं कोई कमी लोगों की वजह से धर्म में पनप रही है, तो आपको उसको दूर करना चाहिए। ये थोड़ी आप उस धर्म को छोड़ जाएंगे। तो आपको धर्म की बुराइयों के लिए लड़ना चाहिए। क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे कि इन्होंने लोगों को जागरूक किया। न्यू टेस्टामेंट शाखा है, अंग्रेजों की पुस्तक है आपका, बाइबल के ऊपर इन्होंने एक रचना लिखी। क्या नाम था? प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत साधारण, बहुत गजब। ठीक है, चलो भाई। गुरुजी, सभी जातियों को तो सरकार भी समान नहीं मानती। नहीं, सरकार का अपना उसमें लाभ है। वो लोगों को नहीं बांटेंगे तो वोट बैंक की राजनीति कैसे होगी? आप खुद समझ सकते हैं इस बात को, है ना? वो जरूरी है उन लोगों के लिए, लेकिन इंसान के लिए ये कैसे जरूरी है? इस ऊंचे नीचे को मान करके क्या हमने प्राप्त कर लिया, ये हमको सोचना चाहिए। 1821 में संवाद कौमुदी इन्होंने अखबार लिखा। इसी वजह से इनको बोला गया भारतीय पत्रकारिता का जनक। ऐसा तो नहीं है ये पहला पत्र था, लेकिन पहला प्रचारित पत्र जो बंगाली बंगाली भूमि पर हुआ आपका, किस भाषा में? बंगाली भाषा में। बंगाली भाषा में साप्ताहिक इन्होंने क्या किया? शुरू किया। शुक्र नहीं, शुरू किया। ये कुछ टाइपिंग एरर आपको देखने को मिल सकती हैं। तो संवाद कौमुदी, आप लोगों को वर्ष याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन संवाद कौमुदी किस भाषा में आया था? वो बंगाली भाषा में आया था। साप्ताहिक मतलब कि वीकली, एक वीक में एक बार ये आता था। विश्वेंद्र जाट जी, बहुत थैंक यू भैया। जब लिख लेंगे तो बताते रहेंगे आप लोग, है ना, कि आप लिख चुके हैं। बहुत बढ़िया। निशा सिंह नीसू लिख चुके हैं।
तो समझते रहेंगे आप, मतलब कि भारत के किसके लिए, भारत को पुराने पुराने जो ऐसे कोई भी रीति रिवाज था जो समाज के लिए हानिकारक था, उसको दूर करने का काम, उसको दूर करने का काम कौन कर रहे हैं, वो राजा राम मोहन राय जी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भैया, ऐसे तो शादी भी एक ही जाति में होती है, हाँ वो भी एक स्ट्रक्चर है, यही है। बोलेंगे वे फटाफट से। वो सब कुछ लोगों पर निर्भर करता है, लोग क्या सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग जाति में ही शादी करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते। लेकिन जो लोग ऐसे, आप कहेंगे भैया अरेंज मैरिज तो ऐसे ही होती है, अरेंज मैरिज ऐसी ही होती है, बिल्कुल। लेकिन जो लोग आपका लव मैरिज करते हैं वो कहाँ देखते हैं, बताओ। उनको तो कोई अर्थ नहीं है जाति का। 1821 में संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में एक साप्ताहिक शुरू किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट, 1821 में ही एक इनका दूसरा अखबार आया। ये किस भाषा में आया था, तो संवाद कौमुदी तो आया बंगाली में, लेकिन मिरात उल अखबार किस में आया, ये फारसी भाषा में आया। फारसी भाषा में आया। इसमें इन्होंने किसके खिलाफ लिखना शुरू किया, इन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लिखना शुरू किया। क्या बोलेंगे, इन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लिखना शुरू किया, इन्होंने या बोलना शुरू किया। 1823 के लाइसेंसी एक्ट, एक लाइसेंसी एक्ट आया था, जिसमें क्या हुआ, आपका जितने भी ऐसे तत्व थे जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बात करते थे, तो उनको जब्त कर लिया जाता था। 1823 के लाइसेंसी एक्ट के तहत जब्त पहला अखबार कौन सा है, वो मिरातुल अखबार है। तो आपसे पूछते हैं, क्या वो पूछा जाता मिरातुल अखबार किसने जारी कराया था, इसके संपादक कौन थे, तो आंसर हमेशा क्या होगा, राजा राम मोहन राय होगा। ठीक है सर, मैं तो लव प्लस अरेंज मैरिज करूंगा। बढ़िया भैया बढ़िया, बुला लेना दावत के लिए बेटा, भूल जाओ कभी, अकेले अकेले कर लो। चलेंगे। चले आगे आएंगे। 1825, 1800 क्या 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत, वेदांत का मतलब क्या था, ये लोगों को बताने चाहते थे कि आप लोगों तक जो शिक्षाएं पहुंची है ना, ये तोड़ मरोड़ के लोगों के द्वारा पहुंचाई गई शिक्षाएं हैं। हमारे वेद ऐसा नहीं कहते, हमारे वेद ऐसा नहीं कहते, हमारा ऋग्वेद ऐसा नहीं कहता। तो इन्होंने बोला कि भाई आपको किससे, वेद से जुड़ना चाहिए। किससे जुड़ना चाहिए, वेद से जुड़ना चाहिए, और उसी के लिए वेदांत कॉलेज की स्थापना की 1825 में। 1828 में इन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज, और ब्रह्म समाज का आधार संस्था कौन सी बनी थी, किस संस्था की वजह से ये बन पाया, वो थी जो अभी आपको बताया 1815 की आत्मीय सभा। क्या बोलेंगे, आत्मीय सभा। ठीक है, कोई दिक्कत। ये किसके लिए थी, धार्मिक कुरीतियों को रोकने के लिए। ठीक है विकास कुमार पांडे जी, धार्मिक कुरीतियों को रोकने के लिए, यानी जितनी भी बुराइयां समाज में व्याप्त थी वो क्या होनी थी, वो आपका खत्म इनको करनी थी। और इसी की वजह से यही ब्रह्म समाज था जिसने भारत में सती प्रथा को खत्म कराया। ठीक है, राजा की उपाधि, इनके नाम के आगे जो राजा है, ये उपाधि इनको किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय जो मुगल वंश का एक शासक था, 1806 से 37, आप लोग उधर देख सकते हैं, 1806 से 37। क्योंकि एक ऐसा समय आ रहा था ये कि भाई जब अंग्रेजों ने मुगलों का पतन करना शुरू कर दिया, और मुगल अंत में बहुत कमजोर हो गए थे, आप सब लोग जानते हैं, नाम मात्र के वो शासक रह गए थे। तो अंग्रेजों ने आदेश दे दिया था कि भाई लाल किले को तुम्हें खाली करना होगा, और लाल किले को खाली करना होगा। तो अंग्रेजों को जो पेंशन मिलनी शुरू हुई थी, वो पेंशन इन्होंने क्या कर दी, अंग्रेजों ने जो पेंशन देनी शुरू की थी, किसको, मुगलों को, उस पेंशन पर रोक लगा दी। अब अकबर पे तो अंग्रेजी आती नहीं होगी, आप समझ सकते हैं। उस समय शिक्षित व्यक्ति सबसे ज्यादा कौन, आपका राजा राम मोहन राय। इनको बोला कि भाई मेरे मामले की आप पैरवी करें और सरकार से अपील करें। तो ये ब्रिटेन गए थे इनकी बात को लेकर के। क्या बोलेंगे, ये ब्रिटेन गए थे मामले को लेकर, पेंशन के मामले, पेंशन के मामले में। सर जाति क्या गलत है, नहीं जाति गलत नहीं है, जाति गलत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा सिस्टम बना, कैसे बनाया गया वो मैंने इसी क्लास में आपको बताया, कि कोई भी व्यक्ति जो काम करता है, एक कॉम होती है, एक जाति है सबकी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सब लोग उस पर गर्व करते हैं, तो ये बहुत शानदार बात है। जाति पर गर्व करें, ऐसे समझें, एक एक प्रोफेसर है, एक कौन है, एक प्रोफेसर है, और प्यारे बच्चे एक आपका एडवोकेट है, एक पुलिस वाला है, और एक आपका बोलेंगे हम एक इंडियन आर्मी का सिपाही है। ये चार लोग हैं, प्रोफेसर,
एडवोकेट, पुलिस, आर्मी। मान लिया हमने एक वर्ग के 4 लोग हैं, ये चारों खुद पर गर्व करें। ये पुलिस कहे, क्या बोलेंगे, आपका प्रोफेसर को खुद के ऊपर गर्व हो, लेकिन प्रोफेसर का काम क्या है, ज्ञान देने का, वो उस काम को बहुत अच्छे से करे। फिर एडवोकेट, वकील का काम क्या है, ये एक जाति हो गई वकील, जिसका काम है लोगों को न्याय दिलाने का, ये इस काम को बहुत अच्छे से करे। फिर आता है तीसरा पुलिस, ये एक वर्ग हो गया समाज का, ये खुद के ऊपर गर्व करे कि मैं पुलिस हूं और मैं अपने काम को अच्छे से कर रहा हूं। ठीक है, और एक कौन है आपका, चौथा हो गया, क्या बोला मैंने, आर्मी, ये अपने ऊपर गर्व करे, बोले मैं अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहा हूं। तो जाति होना गलत नहीं है, बात है कि ये जो आपका प्रोफेसर है, ये समझे कि एडवोकेट मुझसे नीचे हैं या कम है, एडवोकेट समझे पुलिस मुझसे नीचे है, और पुलिस सोचे कि आर्मी मुझसे नीचे है। बात है कि एक दूसरे में अंतर करना गलत है। जाति पर अभिमान होना अच्छी बात है, लेकिन आप किसी और जाति को अपने से निम्नतर समझे, ये एक गलत नीति है। ठीक है, आप जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, कोई भी किसी भी जाति विशेष का होता है, ऐसे ना समझे मैंने किसी का नाम लिया, जैसे हम बोले, कोई बोले कि भैया हम यादव जी है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यादव जी सोचे कि कोई और उनसे नीचा है। कुछ लोग अगर समझे, हम कहें कि भैया हम तो राजपूत है, तो कहेंगे बहुत बढ़िया बात है जी। कहे भैया हम तो ब्राह्मण है, बहुत अच्छी बात है जी। हम तो गुजर हैं जी, बहुत बढ़िया बात है। तो ऐसे ही आपका कोई भी कहे, कोई व्यक्ति बोले मैं तो जी कठेरिया हूं, हम तो कठेरिया जाति से आते हैं, बहुत बढ़िया बात है जी। कोई बोले कि हम तो भंगी जाति से, तो अच्छी बात है। बात है कि आप भेदभाव ना करें। ठीक है, कोई भी दिक्कत। भैया क्या कोई आदमी अपना केस लड़ सकता है? हाँ बिल्कुल लड़ सकता है। सरदार भगत सिंह जी ने अपना केस लड़ा है। आप लोग वहाँ कोर्ट में अगर आप कभी ये जानेंगे प्रोसीजर को, तो कोर्ट में आप लोग जो बार एसोसिएशन का पत्र होता है, उस पत्र पर आप ये लिख करके दे सकते हैं कि अपना मुकदमा मैं लड़ूंगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भैया, आगे आएंगे। 1829 में सती प्रथा पर रोक। 1829 में सती प्रथा पर रोक किसने लगाई है? बोलो भैया फटाफट से, कहेंगे भैया, क्या कहेंगे? 1829 में सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? बहुत बढ़िया। 1829 बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से लगी। किसके समय? बेंटिक के समय पर। बेंटिक का कार्यकाल कितना था मैं तुमसे पूछूं, तो आप कहेंगे 1828 से 1835 है भैया, और यही था जिसको 1833 में क्या बना दिया गया था? 1833 में इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। याद है या नहीं? बोलो भाई फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है शिव भान सिंह जी, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत भाई? अरे भैया लव मैरिज मत पूछो, सही है या गलत है, ये टॉपिक पे आएंगे इधर, बातचीत किसी दिन करेंगे, आपके लिए स्पेशल क्लास लगाऊंगा एक अलग से, जो सिर्फ तुम्हारे तुम्हारे किसके लिए, डाउट्स के लिए रहेगी, कि भैया तुम्हारी जिंदगी में क्या डाउट है। अभी वापस टॉपिक पर आ जाएंगे, रिक्वेस्टिंग टू यू। तो ठीक है, सती प्रथा पर रोक लगी। सबसे पहले सती प्रथा पर रोक कहाँ लगी थी? वो बंगाल में लगी थी, और उसके बाद में दूसरी रोक कहाँ लगी? चेन्नई में, और फिर धीरे 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 पूरे भारतवर्ष में ये फैलता गया। ठीक है, अच्छा 1833 में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। और बहुत पूछा जाता है, ब्रिस्टल में इनकी समाधि है। समाधि समझते हैं आप लोग? नहीं, जैसे कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में अगर आपका देहांत हो जाता है उसका, तो हमारे यहाँ क्या करते हैं? शवदाह करते हैं, यानी सबको जलाया जाता है, और जलाने के बाद में जो राख है उस पर एक स्ट्रक्चर बना देना, यही समाधि कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चले भैया, तो ये कौन है? ये इंग्लैंड में इनकी समाधि है, वहीं रहे अपने जीवन के अंतिम दिनों में। ठीक है, अच्छा, इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व आ गया, जिम्मेदारी भी तो कोई निभाएगा, तो ये जिम्मेदारी आ गई देवेंद्रनाथ ठाकुर पर। देवेंद्रनाथ ठाकुर पर। इन्हीं के साथ जुड़ गए थे इन दिनों में कौन आकर के? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या बोलेंगे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अरविंद कुमार दत्त, केशव चंद्र सेन। ये कौन बने? ये सहयोगी बने। इनके बाद में ब्रह्म समाज के सहयोगी बने। किनके बाद में? आपका राजा राम मोहन राय जी के बाद में। ठीक है, अच्छा, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? ब्रह्म समाज के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए जाने जाते हैं, किसको जाना जाता है? केशव चंद्र सेन जी को जाना जाता है। कि ब्रह्म समाज का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का श्रेय किसको जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसको लेकर के गए। तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया वो केशव चंद्र सेन थे। लेकिन हुआ क्या? अब केशव चंद्र सेन जी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई।
आपको पता है कोई भी व्यक्ति जब बहुत आगे जाता है तो उसके पीछे बहुत लोग होते हैं जो ये प्रयास करते हैं मेरे दोस्त कि ये व्यक्ति आगे ना जाए। और ये जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। आप कभी अपने फील्ड में आगे जाओगे ना, जैसे तुम पुलिस में नौकरी करोगे, आपके ही डिपार्टमेंट के लोग जब आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस बात से ईर्ष्या रखने लग जाएंगे कि आप आगे क्यों जा रहे हैं। और ये कड़वा सत्य है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ब्रह्म समाज के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए जाने जाते हैं। केशव चंद्र सेन को 1865 में ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया। क्या हो गया? जब इनका, क्या बोलेंगे, इनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर ऊंचा होने लगा तो और भी कारण रहे। और कारण क्या क्या रहे अभी देखेंगे। केशव चंद्र सेन को 1865 में ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया। ठीक है, अब क्या होता है, क्या बोलेंगे, 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज नाम कर दिया गया। यानी एक संस्था बनी आपका, जैसे ही केशव चंद्र सेन बाहर निकल गए। कौन था आपका? ब्रह्म समाज था पहले। क्या बोलेंगे? ब्रह्म समाज पहले था। ब्रह्म समाज से प्यारे बच्चे कौन निकल गए? आपका केसी सेन निकल गए, केशव चंद्र सेन निकल गए। बचा जो ब्रह्म समाज था, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इस ब्रह्म समाज का नाम बदल करके आदि ब्रह्म समाज कर दिया गया। क्या बोलेंगे? इसका नाम बदल करके आदि ब्रह्म समाज कर दिया गया। क्या बोलेंगे भैया जी? आदि ब्रह्म समाज ये कर दिया गया। अच्छा, केशव चंद्र सेन से नाराज लोगों ने, अब जो केसी सेन जी था, केसी सेन जी ने बनाया था आपका, क्या बोलेंगे, साधारण ब्रह्म समाज। इनसे जो लोग अलग होंगे, अभी आपको पहले मैं पूरी बात बता दूं तब आप समझ पाएंगे। ठीक है, ध्यान से देख लेना। मैंने बोला 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज जो था उसको नाम क्या कर दिया गया? आदि ब्रह्म समाज। किसने किया? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? बिल्कुल ठीक है रोदास कुमार जी, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की। अच्छा, अब केशव चंद्र सेन जी जो बचे हुए थे आपका, केशव चंद्र सेन जी, इन्होंने क्या किया आपका, जो एक संगठन बनाया तो बोलेंगे केशव चंद्र सेन से नाराज लोगों ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। और वो लोग कौन थे आपका? आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री थे। अब यहां इंपॉर्टेंट बात आती है कि केसी सेन से फिर से लोग नाराज हो गए। एक बार तो समझ में आया भैया कि इनकी प्रसिद्धि बढ़ गई और इस वजह से बाकी लोग नाराज हो गए। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि ये केशव चंद्र सेन जो थे, इन्होंने, भाई ये लड़ तो रहे थे कि भाई बच्चियों को वयस्क होना चाहिए तब उनकी शादी होनी चाहिए। इन्होंने खुद की अपनी एक अल्पवयस्क बच्ची की शादी एक अल्पवयस्क राजा से करा दी। बिहार के कुछ क्षेत्र के राजा से इन्होंने अपनी ही बेटी की शादी करा दी। तो इन्होंने बोला यार ये कैसे लीडर हैं, ये कैसे नेतृत्व करने वाले लोग हैं जो नियमों का खुद पालन नहीं कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? जो नियमों का खुद पालन नहीं कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? फिर केशव चंद्र सेन से नाराज लोगों ने इनसे अलग होकर के एक और बनाया, क्या आपका? साधारण ब्रह्म समाज बनाया। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिख चुके भैया? बोलेंगे एक बार। लिख चुके होंगे, बड़ा आसान सा छोटी सी बात है। अच्छा, आगे हम इसी को बढ़ाते हैं क्लास को। एक आता है हमारे सामने थियोसॉफिकल सोसाइटी, और आपके सामने इमेज है किसकी? एनी बेसेंट की, जो ईसाई धर्म से विमुख हो गई थी। किनसे? ईसाई धर्म से विमुख हो गई। किसे? ईसाई धर्म में देखा इन्होंने कि ईसाई धर्म में कुछ बेहतर नहीं है, और अपने देश को छोड़ करके कहाँ आ गई थी? भारत आ गई थी। भारत आ गई, उन्हीं की कहानी है। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा किसको? थियोसॉफिकल आंदोलन को। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है मेरे दोस्त, थियोसॉफिकल आंदोलन, ठीक है, तो थियोसॉफिकल आंदोलन दरअसल में क्यों किया गया? इन्होंने एक बीड़ा उठाया कि पूरी दुनिया में कहीं भी जातीय भेदभाव है या किसी भी प्रकार का भेदभाव है, वो चाहे रंग भेद हो, चाहे वो आपका जाति भेदभाव हो, उस सबको दूर करेंगे। क्या बोलेंगे? उस सबको दूर करेंगे। और ये कैसी संस्था बनी? एक आध्यात्मिक संस्था थी। कैसी संस्था थी? क्या बोलेंगे? आध्यात्मिक संस्था थी। कोई भी दिक्कत? अच्छा, नस्ल भेद को दूर करने के लिए, नस्ल भेद को दूर करने के लिए इसको बनाया गया। बोले भी फटाफट से। सर जी आप जय भीम नहीं बोलते हैं मुझे क्या दिक्कत है किसी चीज को बोलने? आप सोचे खुद। आप अपने अध्यापक को अगर दिल से नहीं समझते हैं तो फिर
आप अपने अध्यापक के विचार नहीं समझ सकते तो फिर क्या जानते हो आप? कुछ नहीं। फिर मैं कहूँगा आप एक कागजी कागजी पुतले हो और कुछ नहीं। पता है हम खड़े होकर के क्यों नहीं बोलते हैं ऐसे एक विशेष चीज़? अब मैं आपको समझा देता हूँ, हालांकि बहुत ज़रूरी नहीं है कि समझाया जाए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। दरअसल में हम लोग एक दूसरे से तुलना करने लग जाते हैं। तुलना हम ऐसे करते हैं कि भैया हम तो जाट हैं, हम तो चौधरी साहब हैं। अब कौन बोलेगा फिर भैया ऐसा बोलो ना, आप अब आपको चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद कहना चाहिए। अच्छा, फिर कुछ लोग आएंगे वो कहेंगे भैया पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम क्यों नहीं लेते। फिर लोग आएंगे भैया आपको हर क्लास के शुरू में बोलना चाहिए, कौन आपका, आपको कहना चाहिए शुरू में आते ही उधम सिंह गुर्जर जिंदाबाद, ये कहना होगा आपको। फिर कुछ लोग कहेंगे भैया आपको पृथ्वीराज चौहान जी का नाम लेना चाहिए। फिर कुछ लोग आएंगे वो कहेंगे मीर भोज जी जिंदाबाद आपको बोलना चाहिए। तो इस तरह से हम सभी के लिए अगर हम बोलने लग जाएं तो उससे क्या है, एक विषमता पैदा होती है। इसलिए कोई भी अध्यापक इन चीज़ों से बचता है और अच्छी बात है जो बचता है। ठीक है। क्या बोलेंगे? थियोसोफिकल सोसाइटी या आंदोलन, ये क्या है? एक आध्यात्मिक संस्था है, एक आध्यात्मिक संस्था है। नस्ल भेद को दूर करने के लिए, नस्ल भेद को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए क्या हो गया, नस्ल भेद को दूर करने के लिए इसको स्थापित किया गया। स्थापना कब हुई थी? 1875। कहां पर? न्यूयॉर्क में। चलो बोलो भी फटाफट से, क्या कहेंगे? स्थापना 1875 में हुई और न्यूयॉर्क क्या हो गया? यूएसए। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है आपका? यूएसए में। इसकी स्थापना हुई 1875 में। कोई दिक्कत? संस्थापक कौन है थियोसॉफिकल सोसाइटी के? संस्थापक थे, एक थी आपकी मतलब रूसी जर्मन थी ये, रूसी जर्मन थी, अपने पति को तलाक दे चुकी थी, नाम है मैडम हेलेना ब्लावाट्स्की। ऐसे ही इन्होंने भी अपने पति को छोड़ दिया था, कि इन्होंने, इन्हीं बेसेंट ने, देखेंगे ध्यान से, क्या कहेंगे? मैडम हेलेना ब्लावाट्स्की कहाँ की थी? रूस की थी। और ये अमेरिका के हैं, हेनरी स्टील अलकाट, ये बाद में जुड़े थे। कुछ दिन बाद इन्होंने एक थॉट प्रोसेस बनाया अपना कि इस तरह की हम एक संस्था बनाएंगे। किसने? मैडम हेलेना ब्लावाट्स्की। आपको ये याद रख लेना है। थियोसॉफिकल आंदोलन, इसकी स्थापना कब हुई थी सोसाइटी की, और किस किस ने की थी? ठीक है। तो पूरी दुनिया में ये काम कर रहे थे इन्होंने। भारत में भी देखा कि भारत में भी बड़ी विषमताएं हैं। बोलेंगे? बोलेंगे फटाफट से, भारत में भी बड़ी विषमताएं हैं। तो इन्होंने सबसे पहले 1879 में मुंबई में एक अपना कार्यालय खोला। ठीक है। और 1886 में चेन्नई में भी इन्होंने भारत में कार्यालय खोला। बोले भारत में जो विषमताएं हैं इनको भी दूर करेंगे। अच्छा, इसी थियोसॉफिकल आंदोलन से जुड़ी हुई थी कौन? एनी बेसेंट। क्या बोलेंगे? 1889 में, 1889 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल आंदोलन से जुड़ी थी। कोई दिक्कत? अच्छा। और एक बच्चा कह रहा भैया उस टाइम भी पोज देते थे फोटो में, भैया बड़ी सुंदर थी हैं, बहुत सुंदर थी। ठीक है। क्या बोलेंगे? 1889 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल आंदोलन से जुड़ी। और इनका क्या देखेंगे आप लोग? 1847 में जन्म हुआ और 1933 में इनकी मौत हुई है। क्या कहेंगे? 1847 में इनका जन्म हुआ और आपका क्या कहेंगे? 1933 में इनकी मौत हुई। कहाँ हुई थी? और अडियार चेन्नई में इनकी मौत हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था इनका? याद रख लेना, इनका जो देश है प्यारे बच्चे, इनका देश था आयरलैंड। क्या बोलेंगे? देश कौन सा है इनका? ये आयरिश महिला थी, भारत में बस गई और भारत से बहुत प्यार करने लग गई। भारत की भूमि से इन्हें बड़ा प्यार था और भारत की आज़ादी की लड़ाई इन्होंने लड़ी है। भारत की आज़ादी की लड़ाई इन्होंने लड़ी है। यानी भारत को अपना अधिकार दिलाने के लिए भारत में होम रूल लीग इन्होंने चलाया, स्वशासन। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इन्होंने, अंग्रेजों ने कहा कि हम भारतीयों को ये लेकर गए, सैनिक बना करके अपनी तरफ से लड़ाया अंग्रेजों ने। गांधी जी देश में आ चुके थे। गांधी जी ने कहा था देश में आकर के कि अंग्रेजों की तरफ से लड़ो। इसलिए गांधी जी को कहा गया भर्ती कराने वाला सार्जेंट, कि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने को भारतीयों को कहा था। लेकिन एक तरफ एक पक्ष ऐसा था जो अंग्रेजों पर दबाव बनाना चाहता था, जो ये कहता था कि हमको आप लोग डोमिनियन स्टेटस दे दो, स्वराज्य दे दो, हम तब आपके साथ लड़ेंगे। तो 1914 के प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1916 में मांग उठी थी होम रूल की। होम रूल मतलब घर का शासन, अंग्रेजों के अधीन नहीं, घर का शासन, ताकि अपने देश के निर्णय हम खुद ले पाए। ठीक है। और यही आप लोगों को पता है, मैंने कांग्रेस में भी बताया था। बताना जरा, एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? बोलेंगे भी फटाफट से।
बोलेंगे भैया बहुत गजब भाई, बहुत शानदार। मानसी यादव जी, अर्नब मेनवाल, दीपक यादव, बहुत खूब, बहुत शानदार। रागनी गुप्ता, अर्नब, आ गया। अच्छा, इतनी बात समझ गए। ये 1889 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल आंदोलन से जुड़ी और 1893 में भारत आई। भारत कब आई थी ये? 1893 में भारत आई। ठीक है। अच्छा, 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी। क्या बोलेंगे, क्या बनाया इन्होंने? हिंदुओं के लिए एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में स्थापित किया। ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज ही है जो बाद में क्या बन गया था। कुछ बच्चों का आंसर आया 1817, ये जल्दबाजी में लिखा होगा, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। 1916। मनोज आपका आंसर गलत है, आप लोग 1925 लिख रहे हैं। विजय कुमार ने 1885 ही लिख दिया। अरे पढ़ लो भैया, पढ़ लो। गलत उत्तर देने वालों, 1917 सही उत्तर है, पढ़ लो। और नहीं तो फिर दूधिया बनोगे। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने की। ठीक है, आगे चलें। यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज याद रख लेना, जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज मैंने बोला CHC, यही CHC आगे चल करके 1916 में क्या बन गया? BHU बन गया। BHU बोले तो क्या बोलेंगे, कहाँ था CHC? आपका बनारस का। यही आगे चल करके मदन मोहन मालवीय जी ने लोगों से इसके लिए अपील की, चंदा जोड़ा गया इसके लिए, और सब पूरे देश ने आगे बढ़ चढ़ करके इसके लिए चंदा दिया, और इस चंदे में क्या हुआ? आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। चले भैया मनीष कुमार जी, क्या हो गया? आपका BHU की स्थापना हो गई। यही आपकी एनी बेसेंट थी जिन्होंने क्या बनाया था? ब्रदर्स ऑफ सर्विस संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था? आपका ब्रदर्स ऑफ सर्विस संस्था को बनाया। ठीक है, ये किसके लिए थी? जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए। बाल विवाह जैसी चीजें अभी भी समाज में व्याप्त थी, जुड़ी हुई थी, उसको दूर किया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, हिंदी बिल्कुल बोलती थी, बिल्कुल हिंदी बोलना ये जानती थी। क्या कहेंगे? 1907 में कर्नल अलकाट जो थे, अब कर्नल अलकाट आप जान चुके हैं कौन है? ये संस्थापक थे थियोसॉफिकल आंदोलन के, और इनकी मौत हो गई। अमेरिका के जो थे, इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद में जो अध्यक्ष पद मिला, जो अध्यक्षा बनी, वो कौन बनी? बाद में एनी बेसेंट कौन बन गई? अध्यक्षा बन गई। दिक्कत? चलो भाई, बाद में एनी बेसेंट अध्यक्षा बनी, और 1917 में ये कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी। ये कौन है जी? ये पंडित मदन मोहन मालवीय है। ठीक है, जिनके प्रयासों से क्या बना? हमारी हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU बनी थी। कोई भी दिक्कत? मानसी यादव एकदम ठीक उत्तर देखते हुए। सरोजिनी नायडू तो 1925 में बनी थी। बहुत बढ़िया, फर्स्ट इंडियन फीमेल कांग्रेस मेंबर थी वो। बहुत गजब, बहुत खूब। बताएंगे भैया। हाँ, नहीं बहुत सारे लोगों ने। भैया इसके लिए दान किसने दिया था? भैया दान इसके लिए बहुत सारे लोगों ने दिया, किसी एक व्यक्ति ने दान नहीं दिया, लेकिन कुछ दान में नाम आता है, जैसे माधव सिंह जी का नाम आता है, उन्होंने 5 लाख रुपए दिए थे इसके लिए। चलो भाई। सर जी, बाल विवाह का अंत कब हुआ? भैया कभी भी नहीं हुआ, आज भी है। आज भी लोग 14 साल के लड़के की 14 साल के लड़की की शादी करा देते हैं। कभी भी अंत नहीं हुआ। कल ही तो बताया था मैंने ये सब तुमको। आगे चलें, लिख चुके हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं हम किस पर? रामकृष्ण मिशन की तरफ आते हैं। रामकृष्ण मिशन, आप लोगों को फोटो ध्यान से देखना चाहिए। ये कौन है बीच में जो बैठे हुए हैं? रामकृष्ण जी हैं, रामकृष्ण परमहंस है। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं। कौन बोलोगे? स्वामी विवेकानंद जी हैं। विवेकानंद जी से जी देश बड़ा प्यार करता है भैया, बहुत प्यार करता है इनसे। इतना प्यार इनसे क्यों किया जाता है? हर छात्र का इंस्पायरेशन ये क्यों है? ये कौन है? ये माँ शारदा मणि है। माँ शारदा मणि है। और माँ शारदा मणि कौन थी? ये इनकी पत्नी है। क्या बोलोगे? रामकृष्ण परमहंस जी की कौन है? ये पत्नी है। ठीक है, अच्छा, यह इंपॉर्टेंट बात आती है। क्या कहेंगे? रामकृष्ण परमहंस जो कि कहाँ थे? आपके कलकत्ता विश्वविद्यालय में कौन थे? एक अध्यापक थे, एक आचार्य थे, एक टीचर थे। ठीक है, तो कहते हैं कि इनको साक्षात दर्शन हुए, भगवान के साक्षात ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इस ज्ञान को ये प्रचारित प्रसारित करना चाहते थे कि लोगों तक ये पहुंचे। लेकिन ये जिम्मेदारी किसने उठाई? वो जिम्मेदारी उठाई इनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने, कि मेरे गुरु के जो शब्द हैं मैं उनको बहुत आसान शब्दों में और उस पर रिसर्च कर करके उसको और अच्छा बना करके एक बहुत मैं आगे तक पहुंचाऊं। तो ये बहुत अच्छे, सबसे अच्छे शिष्य बने, पहली बात तो।
तो सबसे अच्छे शिष्य यानी गुरु की बातों को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स को हमेशा नाम दिया जाता है किसका, स्वामी विवेकानंद जी का। और क्या बोलते हैं कि भारत के वो सितारे बने, पूरी दुनिया में ऐसे चमके कि इनकी चमक आज भी है। आज भी स्वामी विवेकानंद जी को पूरी दुनिया में याद किया जाता है। जहाँ कहीं भी इन्होंने स्पीच दी, जहाँ कहीं भी इन्होंने भाषण दिया, वहीं पर लोग मंत्रमुग्ध इनसे हो गए। ये बात करते तो घंटों तक बात करते रहते, और दुनिया में सबसे लंबा भाषण 134 घंटे का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। कल्पना सी लगती है भैया, कल्पना लगती है 134 घंटे व्यक्ति जागा नहीं रह सकता, कैसे बोल सकते हैं 134 घंटे। इन्होंने बोला, क्या बोलेंगे, इन्होंने बोला था। तो क्या बोलते हैं, ध्यान से देखेंगे। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापक थे, शिष्य थे इनके स्वामी विवेकानंद। और उन प्यारे छात्रों के लिए भी मैसेज है जो औसत दर्जे के छात्र होते हैं, जैसे 10वीं में मतलब बॉर्डर पर पास हुए, 12वीं में बॉर्डर पर पास हुए, प्यारे बच्चे, उस अकेडमिक का कोई अर्थ नहीं है। आपने 12वीं पास कर ली, ठीक है, आप पास हो गए, वो आपको काम आ सकता है कहाँ, सरकारी नौकरी में। कि आपको 12वीं से ही फॉर्म भरने को मिलेंगे, तो 12वीं तो होना जरूरी है। लेकिन ये भी एक औसत दर्जे के छात्र थे। आज भी विवेकानंद जी के जब पत्रांकों को देखा जाता है तो ये लगभग एक औसत दर्जे के छात्र थे, मतलब कुछ विषयों में तो इनके अंक ऐसे हैं कि लगभग किनारे पर ही ये पास हुए। यानी स्कूली शिक्षा में इनका जोर नहीं था। इनका जोर कहाँ पर था कि ये लोग ज्ञान को समझ पाए, आत्मा को समझ पाए, परमात्मा को समझ पाए, योग को समझ पाए, इन सारी चीजों पर इनका फोकस था। देखेंगे ध्यान से। तो क्या बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद जी, जिनका जन्म हुआ प्यारे बच्चे 12 जनवरी 1863 को, और मृत्यु भी आप लिख सकते हैं 4 जुलाई 1902 को। बहुत थोड़ा सा जीवन है, आप लोग देख सकते हैं, 63 से 39 वर्ष। कोई व्यक्ति सिर्फ 39 वर्ष जिए, और स्वामी विवेकानंद जी 39 वर्षों में वो कार्य करके गए जिसके लिए दुनिया आज इनको याद करती है। ऐसा क्या इन्होंने क्या किया भैया। गांधी जी के बारे में हम देखते हैं, उन्होंने भाई देश के लिए संघर्ष किया, सरदार भगत सिंह जी ने जान दे दी देश के लिए। भीमराव अंबेडकर जी ने एक लड़ाई लड़ी ऐसे वर्ग के लिए जो पिछड़ा हुआ था, जिसका समाज में बिल्कुल भी योगदान नहीं था। भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते तो स्थिति बहुत भयावह भयानक होती। आप सोचे, जिस संविधान के होते हुए लोग आज भी चीजों के लिए भेदभाव करते हैं, अगर ये संविधान ना होता, मैंने बताया था ना आपको कि ये लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका सबसे ज्यादा किसने दिया, ये संविधान ने दिया, भारतीय संविधान ने दिया। उन लोगों ने, उस प्रबुद्ध वर्ग ने दिया जिसने लड़ाई लड़ी, किसके लिए, संविधान के लिए, भारत के लिए, अछूतों के लिए जिसने लड़ाई लड़ी, पिछड़ों के लिए जिसने लड़ाई लड़ी, उन सभी का योगदान इसमें है। और जिसमें सबसे बड़ा नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जातिगत तौर पर देखे, उसको आप हमेशा मूर्ख समझना, अल्पज्ञानी समझना। आप ये बात समझना कि जरूरत में, मैंने आपसे कहा था ना कि आप आरक्षण के लिए समझने का प्रयास करना। अगर आप बुद्धिक वर्ग से हैं और आपका मस्तिष्क सही में वयस्क है, तो आप समझ पाएंगे कि आरक्षण की जरूरत क्यों है। ठीक है। तो तूफानी हिंदू क्यों कहलाए, ये तूफानी हिंदू कहलाए, अमेरिका पहुंच गए, शिकागो 11 सितंबर 1893 शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, पैदल ही पहुंच गए। क्या भैया, अमेरिका तक पैदल नहीं, इस तो समुद्र में जहाज से गए होंगे, लेकिन बहुत सारी यात्राएं इन्होंने कैसे की अपनी, ऐसे ही लिफ्ट मांग मांग करके लोगों से। किसी ने, इनके जो दोस्त थे, इनके दोस्त थे मतलब एक अध्यापक थे वहां पर, तो उनकी शिकागो विश्वविद्यालय में उनको कहने की वजह से उनको क्या मिल गया, एक मौका मिल गया बोलने का। थोड़ा सा अल्प समय था, बहुत लंबा बोले, लोगों ने तालियां बजाई। क्या बोला, मेरे अमेरिकी भाइयों बहनों, इन्होंने एक स्टेटमेंट निकल करके आता है, इन्होंने कहा कि जो पश्चिम का भौतिकवाद है, इन्होंने बोला कि ये जो पश्चिम है, अमेरिका हो या यूरोप हो, ये वेस्ट में पड़ते हैं दुनिया के, इन्होंने बोला ये लोग टेक्नोलॉजी में आगे हैं, लेकिन हम लोग कहाँ हैं, हम भारतीय अध्यात्म में आगे हैं। इन्होंने बोला कि अगर पश्चिम के भौतिकवाद को पूर्व के यानी भारत के अध्यात्मवाद से जोड़ दिया जाए, तो सबसे अच्छी दुनिया बन करके निभरेगी। समझ रहे, पश्चिम के भौतिकवाद को यानी खोज, ये जो कुछ भी है आविष्कार, इन सबको अगर अध्यात्म से भी जोड़ा जाए तो एक बेहतरीन दुनिया का निर्माण होगा। बात समझ रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, यानी अध्यात्म का मतलब क्या होता है, आत्मा का अध्ययन। आत्मा कौन है, आप है, आप अपना अध्ययन भी करें, ये जरूरी है। क्योंकि आज हम लोग सरकारी नौकरी को फोकस बनाए हुए हैं, और हम लोग अपने ही बारे में भूल गए कि हम कौन हैं।
हमारे पास अपने पूरे दिन के समय में हम दुनिया से बात कर लेते हैं। हमें फ़ोन पर बात करनी है, हमको पढ़ना है, हमको नवीन सर देखने भी है, हमको राज रोजगार विद अंकित देखना है, हमको और यूट्यूब चैनल्स देखने हैं। लेकिन क्या हम खुद को देख पाते हैं? हाँ जी भैया, देखते तो हैं, जो सुबह को बाल काटते हैं तब नहीं देखते हम ऐसे? नहीं। देखने से मतलब है कि आप स्वयं का भी ध्यान रखते हैं बहुत सारा, या जस्ट ऐसे ही कि हाँ भूख लगी, पेट ने बोला खाना खाना है तो खाना खाया। लेकिन क्या आप खुद से बात करते हैं? तो मेरे दोस्त, अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू कीजिए। अपने लिए थोड़ा सा समय निकालो, जब खुद से प्रश्न करो, मैंने आज दिन में क्या किया, मैं क्या करता हूँ, जो मैंने आज किया क्या ये मेरे भविष्य के लिए ज़रूरी है, या जो आज मैंने किया ये सच में ज़रूरी था, क्या ये अच्छा था? और जब आपकी आत्मा आपको जवाब देगी हाँ कि तुम बेहतर कर रहे हो, इसका मतलब आप जी रहे हैं। अदरवाइज आपकी आत्मा आपसे ये कहे, जब आप खुद से पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप जी नहीं रहे हैं दोस्त। ठीक है। हाँ, लेक्चर है यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, इन्होंने जो भी बोला वहाँ आप सुन सकते हैं वहाँ जा करके। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला? पश्चिम के भौतिकवाद व पूर्व के अध्यात्मवाद को यदि मिला लिया जाए तो इससे एक विशेष परिणाम प्राप्त होंगे। क्या बोलेंगे? विशेष परिणाम प्राप्त होंगे। ठीक है। हाँ, बहुत इनको हर जगह बुलाया गया। 1893 लंदन, इन्होंने ऐसे भाषण दिए कि यहाँ लोग इकट्ठा हुए और 10 किलोमीटर तक स्वामी विवेकानंद जी नहीं पहुंच पाए। लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी को घेर लिया कि आप यहाँ भी एक स्पीच देंगे, हम लोग सुनना चाहते हैं तुम्हें। उनको शांत किया, सुनाया, आगे चले, जत्था मिल गया इंतजार में। कोई व्यक्ति, एक एक व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति एक आया है, कोई व्यक्ति, स्वामी नाम क्या बोलेंगे इनको? क्या बोलते हैं? इनका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम तो इनके का नरेंद्र नाथ था। क्या था बचपन का नाम? नरेंद्र नाथ था। तो नाम इनका स्वामी विवेकानंद कैसे पड़ा? तो इनको जो ये उपाधि दी, ये किसने दी थी? ये खेतड़ी के महाराज थे, राजस्थान के महाराज थे जिन्होंने ये दी थी। बोले भैया, चलो भाई, देखेंगे ध्यान से। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपनी मंजिल प्राप्त ना हो। ये किसका स्टेटमेंट है? बहुत परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। मतलब आप सुबह उठते हो, जागते हो, और तब तक मत रुको, इसका मतलब क्या? भागना है? नहीं। तब तक ना रुको का मतलब क्या है? आपकी ऊर्जा में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। आपने जो सोचा है वो आपको प्राप्त करना है, वो आपको प्राप्त करना है। बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी। कौन कौन सी? कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग भी इन्होंने लिखी। क्या बोलेंगे? और इसमें क्या बोलेंगे आप लोग कि भक्ति योग भी इन्होंने लिखी थी, ये भी नोट कर लेना। जिसमें से राजयोग क्या हुई? इनकी मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। 1902 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या बोलेंगे? संगीत कल्पतरु, इनकी पुस्तक का नाम है। माय मास्टर इंस्पायर्ड टॉक्स, ये किसकी पुस्तकें हैं? ये स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकें हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया, चल, वेरी गुड। क्या बोलेंगे? इनके पत्र हैं। कौन सा पत्र है? उद्बोधन, बंगाली भाषा। प्रबुद्ध भारत किसका पत्र है? इन्हीं का पत्र है। किसमें लिखा? अंग्रेजी भाषा में लिखा है। किसमें? अंग्रेजी भाषा में। पिता कौन थे इनके? विश्वनाथ जी थे। बंगाल की भूमि पर इनका जन्म हुआ था। माता भुवनेश्वरी थी। और भाई कौन थे इनके? भूपेंद्र नाथ थे, जो कांग्रेस से जुड़े रहे थे काफी समय तक। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का एक हिस्सा रहे थे भूपेंद्र नाथ, इन्हीं के भाई। नोट करेंगे। अब स्वामी विवेकानंद जी की एक शिक्षा है जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, और बड़ी प्राचीन और विकिपीडिया की एक कहानी है, मतलब बड़ी प्रचलित भी है। कहानी क्या कहती है कि एक बार एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास पहुंचा और उसने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी, मैं अपना ध्यान कहीं नहीं लगा पाता हूँ। यानी कि जैसे आप बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया मैं पढ़ाई फोकस नहीं कर पाता, ऐसे ही स्वामी जी से प्रश्न किया है कि उनके प्रशंसक ने, फॉलोअर था इनका, उसने कहा कि मैं ध्यान नहीं लगा पाता हूँ कहीं भी एक जगह। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इलाज कर देंगे। तो उसने पूछा कैसे होगा इलाज? तो वहां एक कुत्ता था, बोले इस कुत्ते को तुम घुमा करके लेकर के आओ। कुत्ते को घुमाने वो लेके गए, तो थोड़ी देर में घूम करके आया तो वो देखते हैं क्या कि कुत्ता हाँफता हुआ था और व्यक्ति एकदम शांत था। तो उन्होंने एक शिक्षा उसको दी कि बोले कि कुत्ता क्यों हाँफ रहा है? उन्होंने बोला जी, कुत्ते को जिधर भी कुछ दिखाई पड़ा तो वो उधर ही दौड़ पड़ा, जहां कुछ जैसे ही दिखाई पड़ता उधर ही दौड़ पड़ता।
जैसे आपसे कोई कुछ बताता है, आप अध्ययन कर रहे हैं, एकदम से पता चला किसी ने बोला दूसरे मोहल्ले में लड़ाई हो गई है, आप एकदम से भाग के पहुंचे वहीं देखने के लिए क्या हुआ है। आप ये भूल गए कि इसी समय कोई और अध्ययन कर रहा होगा, खुद को सुधार कर रहा होगा, वो आपसे आगे जा रहा है। तो वो जब जब आपका ध्यान इसलिए भटकता है कि आप अपने आसपास की चीजों के लिए आकर्षित होते हैं। शांत आप तब हो सकते हैं जब आप अपना केंद्र बनाएं, एक एक टारगेट बनाएं और उसके लिए जिए। इधर उधर भागोगे कहीं भी देख करके तो भैया सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सुनाइए, मैं हर बार ये सुनाता हूँ आपको, इसलिए सुनाता हूँ इसको आप अप्लाई करें, ऐसा नहीं है कि भूल जाए, कहानी नहीं है ये कोई मजे के लिए। अगला टॉपिक आता है भैया हमारा बंगाल विभाजन, छोटा सा टॉपिक है। बंगाल विभाजन क्यों हुआ ये बात आप लोग समझ सकते हैं। सीन 2 पे दिखा देना इसको जरा। सीन 2 पे ये पिक्चर बना लेना भैया, साइड में जो राइट साइड में वाइट में बनी हुई है, ये देखना ध्यान से। नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ एक बार, शायद फिर आपको ये दिख जाएगा। पहले ये पिक्चर बना लेना ताकि आप लोग समझ पाए। ठीक है, और भी जूम करें क्या? ये लो और जूम कर देते हैं। पहले ये पिक्चर आप लोग अपनी कॉपी पर बनाएंगे बड़े ध्यान से। बंगाल विभाजन यानी कि आप सब लोगों को प्यारे बच्चे पता है कि अपना देश जो भारत है, क्या कहेंगे भैया जी, अपना देश जो भारत है, ये भारत का ये वाला हिस्सा, देखो कौन सा वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है हमारे देश का, क्या कहेंगे भैया, ये वाला जो हिस्सा है, तो ये पहले तो कंप्लीट क्या था, कंप्लीट ये भारत ही था। क्या बोलेंगे, ये कंप्लीट भारत ही था। लेकिन भारत में से क्या कर दिया गया है, जो बंगाल है इसके दो हिस्से कर दिए गए, दो हिस्से। दो हिस्से मतलब ये वाला कौन सा हो गया, ये पूर्व बंगाल हो गया, और ये वाला जो हिस्सा था इसको पश्चिम बंगाल बना दिया गया। कौन सा, पश्चिम बंगाल बना दिया गया, यानी वेस्ट में हो गया। इधर से सिद्ध करते हैं आप, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो ये पश्चिम बंगाल बन गया। तो पश्चिम बंगाल में क्या था, पश्चिम बंगाल में क्षेत्र थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। कौन सा, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था पश्चिम बंगाल। ठीक है, यानी भारत के पक्ष वाला ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, जिसकी राजधानी क्या बनाई गई, कोलकाता बनाई गई, और प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां पर बनाया गया एंड्रयू फ्रेजर को। इसको एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया। ठीक है, अच्छा, जो पूर्वी बंगाल था, उस पूर्वी बंगाल में आपका किसको रखा गया, पूर्वी बंगाल में असम और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। अगर मैं बात करूं पूरे देश की जनसंख्या की, तो पूरे देश की जनसंख्या 1905 में 40 करोड़ थी, जिसमें से बंगाल की जनसंख्या 40 करोड़ जनसंख्या किसकी थी प्यारे बच्चे, भारत की। और अकेले बंगाल की जनसंख्या कितनी थी, बंगाल की जनसंख्या थी 8 करोड़। यानी आप समझ सकते हैं बड़ा क्षेत्रफल रहता था बंगाल में। और ऐसा बंगाल नहीं था आज वाला, बिहार उड़ीसा, ये सब इसी के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी ढाका बनाई गई और पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया पूर्वी बंगाल का, किसको, आपका ब्लूमफील्ड फुलर को। किसको बनाया गया, ब्लूमफील्ड फुलर को बनाया गया। उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चे इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आगे आते हैं, बंगाल विभाजन के पीछे भैया इनका मकसद था क्या, समझे। ये छोटा कर देंगे, सीन 2 हटा देंगे। बंगाल विभाजन के पीछे इनका मकसद दरअसल में था क्या, क्या कहेंगे, देखेंगे ध्यान से। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु कैसे हुई थी, नहीं प्यारे बच्चे, ऐसे स्वाभाविक मृत्यु उनकी हुई है। ठीक है, तो इन्होंने किसको बांट दिया, हमारे देश भारत को बांट दिया दो समुदायों में, दो संप्रदायों में। इन्होंने बोला फूट डालो और राज करो, यानी इन्होंने भारत में एक ऐसा बीज बोया हिंदू और मुसलमान का, जो आपस में सब लोग साथ थे, उन लोगों को बांट दिया किसी ने, अंग्रेजों ने। और सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहा जाता है, मैंने आपको बताया था, मिंटो जी को कहा जाता है, मिंटो जी। उसे जी में चांटे लगने चाहिए थे उसी समय, तो सब कुछ ठीक होता है। लेकिन बोलते ना, हर देश में सभी बौद्धिक वर्ग नहीं है, हर बुद्धि के स्तर का व्यक्ति है, अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, पढ़े लिखों में भी बेबुद्धि लोग हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साक्षर नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तब भी उनका बौद्धिक स्तर काफी, यानी उनको भी इतनी समझ होती है। ठीक है, चलो भाई, कोई दिक्कत, इस शिवानी का कोर्स बंद कर दो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शिवानी शिवाना जो भी है, बंद कर दो इनका कोर्स, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बच्चा लिख रहा है कि राजा राम मोहन राय जी की गर्लफ्रेंड थी, एनी बेसेंट थी। जो लोगों तुम्हारे देश के लिए तुम्हें क्रूतियों से दूर किया,
क्या तुम उस कचरे में ही पड़े हुए अच्छे थे? तुमको तो ऐसे हो कि तुम्हारे मुंह पर अगर ऐसे कोई कीचड़ विचड़ कभी लग जाए, तो कीचड़ कोई साफ करे तुम्हारे मुंह पे से आकर के, तो तुम ये कहोगे भैया ये जो साफ करने वाला था कीचड़, ये मेरा बॉयफ्रेंड था। नहीं, गलत बात है बच्चे, रहने दो, चलो कोर्स तुम बंद करो। थोड़ा थोड़े विकसित हो जाओ, विकसित। मूर्खता की बातें मत किया करो। मजा आता होगा ना तुम्हें ऐसी बातें करने में? कभी कभी ठीक लगता है, हाँ ठीक है, इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगता है, गलत बात है। बोलो भाई फटाफट से क्या कहेंगे? बंगाल विभाजन, देश की कुल आबादी 40 करोड़, बंगाल की कुल आबादी 8 करोड़ थी। बंगाल विभाजन के लिए घोषणा हुई 20 जुलाई को। बहुत जगह प्यारे बच्चे तारीख आपको गूगल विकिपीडिया वगैरह पर 19 जुलाई लिखी मिलेगी, जो गलत है, ठीक है। अच्छा, लागू किसने किया था बंगाल विभाजन को? फ्रेजर ने। एक पुलिस आयोग का उस समय अध्यक्ष भी था ये, इसको जिम्मेदारी दी गई कि लागू करना है इसको। ये किसके दिमाग की उपज थी बंगाल विभाजन? वेडरबर्न के। याद है कांग्रेस के टाइम पर कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा है वेडरबर्न। राज्य सचिव कौन था? 1858 के अधिनियम आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था, उसमें दो विभाग थे, बीओडी एंड बीओसी। बीओडी और बीओसी को कैंसिल कर दिया गया 1857 क्रांति के बाद में, और एक पद बनाया गया था राज्य सचिव, ठीक है, राज्य सचिव। राज्य सचिव कौन था आपका? रिजले था। वायसराय कौन था? कर्जन था। यही डॉग कर्जन है जिसने देश को बांट दिया दो हिस्सों, ठीक है। लक्ष्य क्या था? सांप्रदायिकता को जन्म देना। सांप्रदायिकता क्या होती है? ये जो धार्मिक तुलना होती है, ये हिंदू है ये मुसलमान है, यही सांप्रदायिकता है, क्या बोलेंगे? और जो व्यक्ति इनसे लघट जाता है उसको क्या बोलते हैं? वो धर्मनिरपेक्ष हो जाता है। कोई दिक्कत? जब नोट कर लेंगे तो एक बार बताएंगे। हाँ, डलहौजी की नीति थी बिल्कुल, फूट डालो और राज करो। इससे पहले से चल रही थी, अंग्रेजों का यही मकसद था। बोलो भाई फटाफट से। कोई दिक्कत भी? भैया अभी आपने बताया था कुछ पढ़े लिखे भी मूर्ख होते हैं हमको शर्मा कह रहे हैं। हाँ भैया ऐसा ही है, आएंगे भैया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का शोक दिवस यानी राखी दिवस बना। 16 अक्टूबर को क्या हो गया? मैंने क्या बोला? ये लागू हो गया। तो 16 अक्टूबर को मनाया गया शोक दिवस यानी राखी दिवस, और वंदे मातरम गाया गया। क्या बोलेंगे? वंदे मातरम गाया गया। पूरे देश ने एक दूसरे को राखी बांधी, हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधी, एक ऐसा बंधन किया, बोले कि भाई हम हमेशा एक रहेंगे और ये अंग्रेज हमें नहीं बांट सकते हैं। ये अंग्रेज जो चाह रहे हैं हमको बांटना, ये नहीं बांट पाएंगे। तो उसी समय गाया गया था वंदे मातरम। इसी समय अनार सोनार बंगला, यही है बांग्लादेश का जो गीत बना था, राष्ट्रीय गीत, अमार सोनार बंगला। ये क्या है? नोट कर लेना। ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान, क्या बोलेंगे, सॉरी, बांग्लादेश का बांग्लादेश का बांग्लादेश का राष्ट्रगान है ये। गीत बोल दिया था मैंने अभी। स्वदेश गीतम को किसने लिखा है? ये सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है स्वदेश गीतम। ये भी उस समय दक्षिण में गाया गया, इसी के विरोध में। किसके विरोध में? किसके विरोध में गाया गया इसको गाया गया भैया बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है। आगे देखेंगे। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग हुई। यानी कि भाई 20 जुलाई को घोषणा हुई और उसके लगभग 15 दिन बाद कलकत्ता के टाउन हॉल में लोग इकट्ठे हुए, और लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने चलाया स्वदेशी आंदोलन। यानी कि भाई ये अंग्रेजों का बहिष्कार करना होगा, अंग्रेजों का बहिष्कार करना होगा। और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किस किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, आनंद मोहन बोस ने। कहां पर? बंगाल में। चलो चलो, क्या बोलेंगे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। शिवानी कह रहे हैं सर जी मैंने मजाक में बोला था। बेटा कोई बात नहीं, चलो मजाक में बोला था, मत बोला करो, ठीक है, कोई नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है भाई। स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तु कौन कौन सी? नमक, वस्त्र, शिक्षा, चीनी आदि को बहिष्कृत किया गया। क्या बोले? बहिष्कृत। बोले ये अंग्रेजों के जो सामान आते हैं ना, अंग्रेजों से सामान लेना बंद कर दो, अंग्रेजों से सामान लेना बंद कर दो। और क्या कर दिया गया? बहिष्कृत कर दिया गया, ठीक है, बहिष्कृत कर दिया गया।
चलो भाई, यहाँ तक की क्लास ही रखते हैं आज की, और कल की क्लास कंटिन्यू करेंगे कहाँ से, यहाँ से, कि इस बंगाल विभाजन के क्या प्रभाव हम पर पड़े थे। ठीक है। आंसू स्टैटिक जी के में प्यारे बच्चे आपको बहुत कुछ करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। स्टैटिक जी के विशाल क्षेत्र है, विशाल। कुछ भी क्वेश्चन स्टैटिक का जो और बाकी विषय में नहीं है वो स्टैटिक बन जाता है। चलो, बाकी मैंने यूट्यूब पे जो कराया हुआ है आप उसको ज़रूर करें। ठीक है। अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा थैंक यू, बाय बाय।